हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 3 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा बॉक्स्ड इन। इसके बाद हम बात करेंगे चूज सेफ सरेंडर ओवर इन्फेंट अबैंडनमेंट, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस द यूके इज स्टारिंग इनटू एन इकोनॉमिक एबिस। चलिए वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है बॉक्स्ड इन, बॉक्सिंग में। एज हाई प्राइसेस रिस्ट्रेन कंजप्शन, इन्फ्लेशन कंट्रोल मस्ट बी टॉप प्रायोरिटी। चूंकि ऊंची कीमतें खपत को रोकती हैं, इसलिए मुद्रास्फीति नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है अभी हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो इंटरेस्ट रेट होता है उस पे 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ऐसी बनी हुई हैं जिससे कि बहुत सारी कंट्री ऐसा कर रही हैं, कई सारे रीज़न भी इसमें आगे जो हमारे गवर्नर हैं शशिकांत दास साहब जी, ये कई सारे रीज़न को बताते हुए आगे बात कर रहे हैं कि जो केंद्रीय बैंक है भारत का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक एग्रेसिव पॉलिसी जो अपनाई जा रही है उसका रीज़न है, इनका कहना है कि ऑलरेडी जो दुनिया दो तरीके के शॉक से गुजर चुकी है। पहले शॉक की अगर बात करते हैं तो उसको ये कोविड शॉक बोल रहे हैं, और दूसरे शॉक की बात करते हैं तो जो यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध से दुनिया भर में क्राइसिस आ रही है वो। और जब तीसरे क्राइसिस की जब ये बात करें, तीसरे शॉक की जब ये बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर के जो बैंक है वो एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी को अपना रहे हैं। रुपए की कीमत में डॉलर के मुकाबले अगर हम बात करें तो लगातार ह्रास देखने को मिल रहा है। जो डॉलर है लगातार मजबूत होता जा रहा है। दुनिया भर की जो प्रमुख मुद्राएं हैं उन सब की कीमतों में काफ़ी तेज़ी से जो ह्रास है देखने को मिल रहा है। इससे पूरी जो दुनिया भर में जो इकोनॉमीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, और ऐसे में इंडिया के लिए ये काफ़ी अनिवार्य कदम हो जाता है कि अपने जो बैंक रेट है उसको बढ़ाकर, जो ऑलरेडी जो हमारी जो मुद्रा है उसकी कीमत घट रही है, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस पे थोड़ा सा लगाम लगाने का प्रयास किया जा सके। रुपए की कीमतों में अगर ह्रास की बात करते हैं तो अप्रैल से जब से हमारा जो करंट जो फिशल ईयर स्टार्ट होता है उससे अभी तक तकरीबन 7% ये डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो चुका है। और आगे अगर हम आरबीआई के ही खुद के प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो जब महंगाई की ये बात करता है तो 2023 के जनवरी मार्च का जो क्वार्टर होगा तब तक ये जो 6% का एक थ्रेशोल्ड होता है, इसके नीचे अगर महंगाई दर रहती है तो माना जाता है कि ये हम कंट्रोलेबल लेवल में है। तो ऐसा गवर्नर साहब का कहना है कि जनवरी मार्च क्वार्टर तक ये 6 के नीचे इसको आना मुश्किल रहेगा। दूसरे शब्दों में महंगाई की समस्या बनी रहेगी अभी आने वाले समय में, और इस पर लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के अलावा लगातार जो फूड प्राइसेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इन सब के साथ अभी मौजूदा वर्ष की बात करें तो जो खरीफ फसल है, खरीफ का जो आउटपुट है उसमें गिरावट होगी। इसके अलावा जो दलहन है, धान है, इनकी जो फसल है उसमें भी कमी है। और इन सब के साथ में कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है जो वर्षा का अनुपात है वो काफ़ी अनइवन हो रहा है, और इससे कहीं कहीं पर बाढ़ की स्थिति आ रही है। और ऐसे में जो सब्जियां हैं उनकी भी कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इन सब के साथ में जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की अगर हम जब बात करते हैं तो वो भी कम देखने को मिल रहा है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए लगातार जो ब्याज जो बैंकिंग रेट जो होते हैं उसमें इजाफा किया जाता है, जिससे जो लिक्विडिटी हो वो बैंक में बढ़े, बैंक के पास अधिक मुद्रा हो, बाजार में जो मुद्रा होती है वो कम वहाँ पर हो, जिससे कि जो प्राइस है
उसको और ज़्यादा बढ़ने से या महंगाई को और ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सके। साथ में आगे ये भी बात हो रही है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट को भी पब्लिक स्पेंडिंग के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे में बैंक को भी और ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। इन सब के आगे आरबीआई अपने ही सर्वे की बात कर रहा है, जो हाउस होल्ड सर्विस ने किया था उसमें महंगाई की अगर जब बात कर रहे हैं तो उसको बढ़ने के जो निशान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि अगर महंगाई बढ़ती है, कीमतों में अगर उछाल आता है, तो निश्चित तौर पर जो कंजम्पशन होता है उसमें कमी आती है। जब ज़्यादा कीमत होगी तो हम कम सामान खरीदेंगे, भले ही आवश्यकता हमारी उतनी ही क्यों ना हो। और ऐसे में जो प्रायोरिटी बेस पे क्या करना चाहिए, जो मुद्रास्फीति है अथवा इन्फ्लेशन है उसको किस तरीके से कंट्रोल और अथवा नियंत्रण किया जा सके, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अगले आर्टिकल में बात हो रही है चूज सेफ सरेंडर ओवर इन्फेंट अबैंडनमेंट। शिशु परित्याग पर सुरक्षित आत्मसमर्पण चुने। कुछ केसेस की बात कही जा रही है। तमिलनाडु का केस हो गया, इसके अलावा कुछ दूसरे जगहों का भी केस आ रहा है। इसमें स्थान उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि ये लगभग पूरे ही भारत में इस तरीके के जो घटनाएं वो देखने को मिलती हैं, जहां पर मजबूरी अथवा अन्य कारणों से कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जो गार्जियन होते हैं वो अपने न्यूबॉर्न बेबीज, जो शिशु होते हैं, उनको परित्याग उनका कर देते हैं। कई बार मंदिरों में ऐसा परित्याग देखने को मिलता है। कई बार समाचार में हम पढ़ते हैं कि झाड़ियों में बच्चे को छोड़ दिया गया, कूड़े के डिब्बे में छोड़ दिया गया, पब्लिक बसेस में छोड़ दिया गया। कई जगहों पर बच्चों को परित्याग कर दिया जाता है। अब आगे इसी चीज़ को लेकर बात कही जा रही है कि जिस तरीके से एनसीआरबी की अगर हम डेटा की बात करें तो लगभग 709 क्रिमिनल केस मिलते हैं, जिसमें जो शिशु परित्याग की घटना है उसके लिए ये केस है, जो गार्जियन होते हैं उनके लिए। यहाँ पर एक बात को क्लियर कर देता हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर शिशु परित्याग को करने के बाद अगर जो गार्जियन होते किसी भी तरीके से जो पुलिस है अथवा दूसरे एजेंसी से वहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो वो क्रिमिनल केस नहीं होता है, किंतु उसके बाद ये क्रिमिनल केस बनता है। आगे इसी पर बात आर्टिकल में कही जा रही है कि देखिए, कोई भी केस, नो केस इज रजिस्टर्ड व्हेन अ चाइल्ड इज सरेंडर्ड टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC constituted under the जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अथवा JJ एक्ट। अब इसमें बात कही जा रही है जिस तरीके से एक कंडीशन, दो रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए किसी भी कारणवश जो माता पिता हैं वो बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते हैं, उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों की चर्चा आगे की जाएगी, किंतु अभी कारणों की बात नहीं करते। तो रास्ते दो हो सकते हैं। एक, बच्चे का परित्याग कर देते हैं, कहीं पर अनजान जगह पर जाकर बच्चे को छोड़ देते हैं। ऐसे में वो बच्चे के जीवन के लिए भी असुरक्षा पैदा करते हैं और साथ ही साथ में 24 घंटे तक अगर जो अथॉरिटी है अगर उनको सूचना ये नहीं देते हैं तो बाद में ये क्रिमिनल केस माता पिता के खिलाफ भी दायर हो जाता है। और दूसरा जो सुरक्षित रास्ता है, यदि मान लीजिए जो माता पिता है लालन पालन करने में असक्षम है, तो ऐसे में वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण होता है, वहाँ पर बच्चे को जाकर उसका आत्मसमर्पण कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कानूनी होगा और कोई भी जो क्रिमिनल ऑफेंस है गार्जियन के खिलाफ इसमें नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी जो कमिटी है वो तब तक लेता है जब तक कि बच्चे को प्रॉपर, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो जब तक प्रॉपर दूसरे नए गार्जियन बच्चे को नहीं मिल जाते तब तक बच्चे का पूरी जिम्मेदारी जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है उसकी होती है। और अगर कुछ आंकड़ों की बात कही जा रही है कि एक तरफ तो बच्चे को बहुत सारे माता पिता जो उनका परित्याग कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में ही अगर बात की जाए बहुत से ऐसे माता पिता हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। अगर इन दोनों की संख्या का कंपेयर किया जाए तो जो बच्चों को परित्याग किया जाता है, इनसे बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। सेंट्रल
एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की अगर हम बात कही जाए इसके पोर्टल के अनुसार, तो 2991 भारत में एडॉप्शन हुए हैं और 414 जो भारत के बाहर भारत के बच्चों को जो विदेशों से अडॉप्ट करने आते हैं उनकी संख्या दिखाई जा रही है 2021-22 में। और इसके अलावा 118वीं रिपोर्ट की बात की जाए, रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड एब्जॉर्शन एडॉप्शन लॉ की, जो कि राज्यसभा में 2022 में भी अगस्त के महीने में पेश होता है, वहां पर यह बताया जाता है कि लगभग 2430 बच्चों को जो कानूनी तौर पर वैध बताया गया है, जिनको कि गोद लिया जा सकता है, इनकी संख्या कितनी है? 2430 है। वहीं अगर हम ऐसे पेरेंट की बात करते हैं जो गोद लेना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको फिल किए हैं, जो लीगली बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उनकी संख्या है तकरीबन 26,734। तो लगभग 2500 बच्चों पे लगभग 27,000 माता पिता ऐसे जो गोद लेना चाहते हैं। इसका मतलब एक बच्चे पे तकरीबन तकरीबन 10 से ज़्यादा संख्या में माता पिता ऐसे हैं जिनको गोद वो जो बच्चों को लेना चाहते हैं। ऐसे में अगर बच्चे का परित्याग कर दिया जाता है तो ये असुरक्षित होता है। उसके स्थान पर यदि सुरक्षित आत्मसमर्पण कर दिया जाए तो बच्चे के भविष्य के लिए भी बेहतर होगा, प्लस जो बच्चे का परित्याग करते हैं उनके खिलाफ भी कोई भी लीगली एक्शन नहीं उठेगा। और इन सब के अलावा तीसरी सिचुएशन उन माता पिता के लिए ये वरदान साबित होगा जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। अब इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात कही जाती है, जो कि बात कहता है कि कोई भी एफआईआर नहीं होगी। कोई अगर बायोलॉजिकल पेरेंट है जो कि परित्याग जो बच्चों को कर दिया जाता है उसके बिहाफ पे कोई अगर इंक्वायरी करता है और बच्चे को अगर सरेंडर किया कर दिया जाता है, इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो पेरेंट या गार्जियन है अगर उनको ट्रेस करने का प्रोसेस किया जाए तो कोई भी क्रिमिनल एक्शन की शुरुआत नहीं किया जाए। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि हमेशा इस बात की सलाह दी जाती है कि बच्चे को सरेंडर किया जाए रिलेवेंट जो अथॉरिटी होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जैसी अथॉरिटी जो है उनके पास, जिससे कि बच्चे का भी भविष्य सुरक्षित हो और ओवरऑल जितनी भी हम लोगों ने अभी इससे पहले बच्चे, गार्जियन और जो गोद लेने चाहते हैं सबके बेनिफिट में सारी चीज़ें हों। और अगर परित्याग की बात कही जाए तो कई बार परित्याग का कारण होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो जाती है उस पर बच्चों का परित्याग कर दिया जाता है। इसके अलावा रिलेशनशिप का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तब हो जाता है। आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां काफ़ी अगर निम्नतः होती हैं तब भी कई बार परित्याग बच्चों का देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए जो गार्जियन हैं एक या अथवा दोनों वो किसी तरीके से अगर ड्रग एडिक्ट हैं, अल्कोहलिक हैं, तब भी ऐसी घटना सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो अभी हाल ही में जिस तरीके से एबॉर्शन लॉ को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और लचीला बनाया गया है, जिसमें जो अविवाहित स्त्री हैं उनको भी एबॉर्शन में समान अधिकार दे दिया गया है, जिस तरीके से जो अधिकार मिलता है जो मैरिड वुमेन को अवेलेबल है। इसके अलावा डाइवर्सिस, विडो, माइनर, डिसेबल्ड, मेंटली इल वुमेन और सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप, इन सब के बराबर अधिकार उनको दे दिया गया है, जिससे कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उसको वो टर्मिनेट करना चाहती हैं तो पहले ही उसका टर्मिनेशन इजी हो जाए, बेहतर बेहतर तरीके से, न कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है और किसी भी तरीके से ऐसी समस्या आगे ज़्यादा गहन होंगी और परित्याग करने की स्थिति बच्चे की अगर आ जाती है तो बेहतर है कि उसको पहले ही टर्मिनेट कर दिया जाए। आगे अब इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि भारत में जागरूकता और बढ़ाने की ज़रूरत है कि परित्याग के अलावा काफ़ी सुरक्षित जो आत्मसमर्पण जो बच्चों का होता है ये बहुत सुरक्षित होता है हर तरीके से। इस बात के लिए जागरूकता और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें जो आशा बहन जी होती हैं, आशा वर्कर जो होती हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट दाई होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, जो कि गांव में बात करते हैं, गांव कस्बों में तो इनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो बेहतर है उनको और ज़्यादा संवेदनशील बनाया जाए कि अगर ऐसा केस सामने आता है तो वो रिलेवेंट अथॉरिटी को इसके बारे में जानकारी दे सकती हैं। यदि परित्याग की स्थिति बन रही है तो उसमें ये आत्मसमर्पण के लिए जो माता पिता हैं उनको सेंसिटाइज कर सकती हैं, अवेयर कर सकती हैं। इन सब के अलावा जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर भी इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल के जो वर्कर होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। और
जब जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है उनके सामने मान लीजिए सरेंडर करना है और किसी भी कारणवश कुछ समय लग रहा है, तो ऐसे में आगे भी बात कही जा रही है कि कुछ जो रिलेवेंट अथॉरिटी, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड लाइन सर्विस, एनजीओ, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इन ऐसी जो भी संस्था होती हैं, नर्स, डॉक्टर या मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मैटरनिटी, जब जो सरेंडर करने चाहते हैं माता पिता, यदि मान लीजिए सीडब्ल्यूसी में सरेंडर करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो ऐसे में ये रिलेवेंट अथॉरिटी के पास जाकर अपनी बात को बता सकते हैं, और वो रिलेवेंट जो अथॉरिटी होगी उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो बच्चा है उसको जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके सामने 24 घंटे में प्रोड्यूस कर दे, जिससे कि जो आत्मसमर्पण है वो सुनिश्चित किया जाए और परित्याग की स्थिति पैदा ही न होने को उसको मौका मिला जाए। अब ये भी बात कही जा रही है कि अगर मान लीजिए जो परित्याग कर दिया जाता है और उसको रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, तो क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है, और ऐसे में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है उसके तहत उनको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में विद इन टाइम बता देना चाहिए, और बेहतर होगा आत्मसमर्पण कर दिया जाए, और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी एक जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको परित्याग नहीं किया जाए, और जो पेरेंट हैं या गार्जियन हैं उनको कोई भी तरीके की समस्या से न जूझना पड़े, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस ये हो सकता है अगर इसकी सूचना समय पर नहीं दी जाती है। और ऐसे में जो एडॉप्शन अथवा जो आत्मसमर्पण की जब बात कही जाती है, सरेंडर की जब बात कही जाती है, वो सबसे बेहतर विकल्प उठकर सामने आता है, बच्चों के भविष्य के लिए भी, माता पिता के भविष्य के लिए भी, और जो गोद लेना चाहते हैं उन सभी के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल में बात होगी द यूके इज स्टारिंग इनटू एन इकोनॉमिक एबाइस, ब्रिटेन आर्थिक रसातल की ओर देख रहा है। आर्टिकल में बात हो रही है किस तरीके से जो ब्रिटेन है वो आर्थिक तौर पर इस समय जूझता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें अभी हाल में जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं, ख्वासी क्वारतेंग, उनका अभी रिसेंट में जब भाषण आता है मिनी जो बजट है उसको लेकर सितंबर 23 में, तो वो काफ़ी निराशापूर्ण देखने को मिलता है। और इसमें बेसिकली जो बात कही जा रही है किस तरीके से जो वैचारिक आधारित जो आइडियोलॉजी ड्रिवन टैक्स कट की बात कही जा रही है, जो ऑलरेडी जो हायर इनकम ग्रुप हैं उनके टैक्स में कटौती की जा रही है, वो काफ़ी निराशापूर्ण देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अभी अपने सत्ता में आने से पहले लिज ट्रूस द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि वो वापस ऑर्थोडॉक्स कदम उठाएंगी और ब्रिटेन की जो इकॉनमी है उसको काफ़ी संभाल लेंगी, उसके ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी। हालांकि ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है, और इसके बिल्कुल विपरीत जो ऑलरेडी ब्रिटेन है उसकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी जूझती हुई नज़र आ रही है। अब इसमें ये भी बात कही जा रही है कि ब्रिटेन में विल पे द प्राइस फॉर प्राइम मिनिस्टर ट्रूस मूव टू टेक द इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द ट्रेजरी एंड इकोनॉमिस्ट। ब्रिटेन को ट्रेजरी और अर्थशास्त्रियों के आर्थिक रूढ़िवाद का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूस के कदम की कीमत चुकानी पड़ सकती है। बेसिकली काफ़ी पुरानी इकोनॉमिस्ट, अगर हम इकोनॉमिक थ्योरी की बात कही जाए तो एक जो फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है उसमें अगर ये बात कही जा रही है कि जो कि अभी जो प्रधानमंत्री ट्रूस हैं ये काफ़ी इसका इसको अपने यहाँ पे अपनाने पर काफ़ी ज़ोर देती हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी में ये होता है कि अगर मान लीजिए जो हायर पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं सोसाइटी में, जो बिजनेस लोग, जो वर्ग हैं, जो हाई इनकम ग्रुप है, अगर उनको टैक्स में कट मिलेगा, ऐसा पैसा जो इंग्लैंड के जो खजाने में जो ट्रेजरी में अगर आता है, ऐसा पैसा अगर इसमें टैक्स कट में छूट मिलता है, तो जो उद्योग घराने होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वापस वो उन पैसे को इस्तेमाल करेंगे नए उद्योगों को लगाने में, और जिससे क्या होता है कि रोजगार का सृजन होगा, और घूम फिर के जो पैसा है वो ट्रिकल करके छन छन के जो नीचे जो लोग बैठे हैं, जो गरीब और जो मिडिल जो इनकम वाले ग्रुप हैं, उन तक भी उसका लाभ, जो टैक्स कट अगर अमीरों को टैक्स कट मिला जाए तो उसका लाभ समाज के व्यापक वर्ग को मिलेगा।
हालाँकि अतीत में ये थ्योरी काफ़ी सही भी साबित होती थी। 1800 की अगर हम बात करें, 1900 के, जब 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की बात करें, इवन रिसेंट हम बात करते हैं 1990s तक में भी काफ़ी हैविली ब्रिटेन इस पॉलिसी का इस्तेमाल करता था। लेकिन आज की जो सिचुएशन है बिल्कुल इसके विपरीत हो चुकी है। और ऐसे में क्या हो रहा है, जो टैक्स में जो छूट मिल रही है उसमें जो उद्योगपति हैं वो वापस उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको वो कहीं सेफ हेवन में जाकर छिपा दे रहे हैं, जिससे कि जो टैक्स ब्रिटेन को मिलना चाहिए, टैक्स भी नहीं मिल रहा है। जो ट्रिकल डाउन करके जो लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है, जो उद्योगों को बढ़ना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा है। तो एक जो दांव प्रधानमंत्री द्वारा खेला गया था, एक जो जुआ खेला गया था, वो बुरी तरीके से विफल हो गया। अब इसमें ये भी बात कही जा रही है कि जो इन साहब का नाम ख्वासी क्वारतेंग, जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं, वो अपने भाषण में कई सारी वादों को तो करते हैं, जिसमें से कि ये बात करते हैं कि अभी जब सर्दी आने वाली हैं, जो विंटर फ्यूल बिल होगा घरों का, स्मॉल बिजनेस का, जो 60 बिलियन पाउंड के आसपास आ रहा है, उसको ये लेकर आएंगे। लेकिन ये नहीं बता पाते कि किस तरीके से उसको ब्रिटेन की जो सरकार है वो फंड कर पाएगी। अब इसके अलावा टैक्स कट की भी, जो 45 बिलियन के आसपास पाउंड का जो टैक्स कट होता है, वो किस तरीके से जो सरकार को मिलना चाहिए था वो कैसे इसको मेडअप करेंगे, ये भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और अब लगातार जो ब्रिटेन की जो बोरोविंग है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जो मार्केट है, मार्केट से भी लोग पैसा ब्रिटेन के खींच रहे हैं, जो कि दर्शा रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो ब्रिटेन की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा आशावान नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ द्वारा भी एक स्टेटमेंट इशू कर दिया जाता है जब चांसलर का मिनी बजट आता है उस पर। और आम तौर पर जो G7 कंट्री हैं उनको लेकर आईएमएफ उनके जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ होते हैं उसको लेकर कुछ बोलता नहीं है, किंतु समस्या अब काफ़ी गंभीर हो रही है। ऐसे में आईएमएफ भी सामने आता हुआ दिख रहा है। और अब इसमें ये भी बात कही जा रही है कि जो आईएमएफ द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि फिर से आप अपनी पॉलिसी को रीइवैल्यूएट कीजिए, जिसमें आप जो टैक्स मेजर को, जो हायर जो इनकम ग्रुप है उनके टैक्स को काटने की बात कर रहे हैं, उनसे उनका तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जो व्यापक आप पूरे इंग्लैंड के फ़ायदे की बात करते हैं वो नहीं दिख रहा है। और ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ब्लंडर साबित हो सकता है आने वाले समय में। इन सब के बाद आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जो यूनाइटेड किंगडम का जो बैंक, सेंट्रल बैंक था, उसके द्वारा ये बात कही जा रही थी कि जो बोरोविंग है उसको कम किया जाएगा, बावजूद उसके फ्रेश बोरोविंग और फ्रेश जो बाई बैक की बात हो रही है वो अब कर दिया जा रहा है। लगभग 65 बिलियन पाउंड का बाई बैक किया जाएगा जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं वो आने वाले समय में, जिससे कि जो इंग्लैंड की जो बॉन्ड मार्केट है वो उसको स्टेबलाइज किया जा सके। अब इन सब का असर किस पे देखने को मिलेगा? इनका असर देखने को मिलेगा जो महंगाई है, जो ऑलरेडी इंग्लैंड में काफ़ी हाई हो रही है, आम आदमी वहाँ पर परेशान हो रहा है, वो और ज़्यादा आने वाले समय में परेशान होने वाला है। आगे ये भी बात कही जा रही है कि दुनिया भर में अगर हम बात करते हैं तो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है उसमें 5% दुनिया भर की, ग्लोबली की बात कही जा रही है, वो 5% उनका जो रिजर्व है वो स्टर्लिंग पाउंड के रूप में होता है। और ऐसे में इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी नीचे जाती हुई दिख रही है। ऐसे में दुनिया भर के देश जो अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व के हिस्से में स्टर्लिंग पाउंड को रखे हुए हैं वो भी शायद इस पर पुनर्विचार करेंगे, भारत भी इसमें शामिल हो सकता है। आगे इस बात को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लिज ट्रुस द्वारा, जैसा कि प्रॉमिस करके एक वादा किया गया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी का वो सहारा लेकर जो इंग्लैंड की इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, वापस ट्रैक पर लेकर आएंगे, उसमें ये नाकाम साबित होती हुई दिख रही हैं। और अब ऐसे में जो आम आदमी है वो, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो कई जो मॉर्टगेज होते हैं उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और इसके अलावा जो फिक्स्ड रेट लोन है उनका जो मंथली पेमेंट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इंटरेस्ट रेट भी आने वाले समय में, महंगाई बढ़ेगी तो उसको और ज़्यादा मंथली
पे करना की संभावना दिखाई जा रही है। और ऐसे में ये बात कही जा रही है, अभी जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो जिस तरीके से एनर्जी पे डिपेंडेंसी के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा था, जब गर्मियों में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या सर्दियां जब आएंगी तो हम जो वहाँ के आम आदमी जो है वो अपने घरों को गर्म करने के लिए क्या उसको अफोर्ड कर पाएगा बढ़ती हुई जो ईंधन की कीमतें हैं। किंतु अब नया सवाल उठ रहा है, क्या सर्दियां जब जाएंगी तो जो आम आदमी है उसका जो घर है वो बचा रह पाएगा ही अथवा नहीं। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।